व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोगों ने बैलेंस शीट अपनी लास्ट क्लास में समझी थी और कंपनी की बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट किस तरीके से बनाया जाता है, वो हमें मेनली समझना है। बैलेंस शीट का एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने लास्ट क्लास में तैयार कर लिया था। आज की इस क्लास में हम कंपनी की बैलेंस शीट को थोड़ा और डिटेल में एनालाइज करेंगे और देखेंगे क्या क्या आइटम्स उसके अंदर आती हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बैलेंस शीट समझना शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। अब हम कंपनी का बैलेंस शीट समझने की कोशिश करते हैं कि एक कंपनी का बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में कैसा दिखना चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज़ अपने माइंड में सेट रखो कि कंपनी का बैलेंस शीट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में बनेगा और वो फॉर्मेट कहाँ पे दिया है, पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3। तो कंपनीज एक्ट के बेसिक प्रोविजंस आपको याद होने चाहिए। अब बैलेंस शीट कैसा बनता है, देखो नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट, उसके बाद 4 आपके मेजर हेडिंग्स आते हैं इसके अंदर। सबसे पहला पर्टिकुलर्स, देन यू हैव नोट नंबर, इसके बाद यू हैव करंट ईयर के फिगर्स एंड देन यू हैव प्रीवियस ईयर के फिगर्स। तो फिगर्स के लिए ये स्पेस खाली है, बट मेजर 4 आपके हेडिंग्स होने चाहिए, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बता दिया था। अब जब हम लाइबिलिटी साइड से शुरू करते हैं तो लाइबिलिटी में आपका जो मेजर हेड है वो है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में इक्विटी आपका ऑनर्स का पैसा हो गया, लाइबिलिटीज आपके आउटसाइडर्स जिनको आपने पैसा देना है, जो आपने प्रॉमिस करा हुआ है, जो पैसे आपको पे करने। तो क्या क्या चीज़ें से शुरुआत होती है। अब हम लोग अगर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड को एक जगह रखें तो इस तरीके से कुछ आपको रिफ्लेक्ट करेगा। सबसे पहला जो मेजर हेड आता है वो आता है शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स में आपकी 3 चीज़ें आएंगी। सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब जितने भी लोगों ने आपके शेयर्स खरीदे हुए हैं, जो भी आपके शेयर होल्डर्स हैं, तो शेयर होल्डर्स का पैसा शेयर कैपिटल में आएगा। अब शेयर कैपिटल में 2 प्रकार की शेयर्स होते हैं, एक होते हैं हमारे इक्विटी शेयर्स और एक होते हैं आपके प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों ही इसके अंदर आ जाएगी आपकी शेयर कैपिटल में। उसके बाद जितने भी कंपनी के पास रिजर्व्स हैं, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, कोई कॉन्टिजेंसी रिजर्व हो, और उसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, जो करंट ईयर का प्रॉफिट आया है या लॉस आया है, वो सारा का सारा आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिफ्लेक्ट करेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो, कोई भी रिजर्व, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, वो सब यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। तो शेयर कैपिटल, प्रॉफिट का बैलेंस। उसके बाद तीसरी चीज आती है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब ये शेयर वारंट क्या है? शेयर वारंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो फिलहाल तो शेयर नहीं है, बट किसी फ्यूचर की स्पेसिफाइड डेट पे वो शेयर्स में कन्वर्ट हो सकता है। लाइक सपोज आपने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने की सोची, बट शेयर्स अभी अवेलेबल नहीं है, तो कंपनी की तरफ से आपको वारंट इशू करा जाएगा कि वारंट आज तो शेयर नहीं है, बट किसी स्पेसिफिक फ्यूचर डेट पे आप इसको शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जब शेयर्स में कन्वर्ट होगा तो इसी शेयर कैपिटल में रिफ्लेक्ट करेगा, बट अभी बीइंग शेयर नहीं है तो इसका अलग हेड है कि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। बट इससे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको जो मेजर याद रखना है शेयर होल्डर्स फंड्स में, वो शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस ही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का मतलब ये होता है कि आपको शेयर होल्डर से पैसा आ गया है और अभी आपने शेयर्स अलॉट नहीं करे हैं। मतलब एप्लीकेशन तो आ गया बट अभी शेयर्स अलॉट नहीं हुए, इन बिटवीन आपका बैलेंस शीट डेट आ गया, तो आप बैलेंस शीट बनाओगे, उस पैसे को कहीं ना कहीं तो दिखाओगे। तो शेयर कैपिटल में ना लिख के एक अलग हेड बनाया जिसको लिखा गया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इससे भी आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो अब अभी तक आपको शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मेजर ये तैयार करना है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट हेडिंग। जो अगला हेड है वो है हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज हैं जो या तो 12 महीने के बाद पे आउट हो रही हैं और ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर पे आउट हो रही हैं। अब ऑपरेटिंग साइकिल में भी 15 महीने का हो, मे बी 16 मंथ्स का हो, मे बी 18 मंथ्स का हो, उसके लिए आप प्रीवियस वाला वीडियो जरूर चेक करना। तो ऑपरेटिंग साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाता है जब 12 महीना क्रॉस हो जाता है। उस सिनेरियो में यहाँ पे 4 चीजें हैं, अगर आपको इसको याद करना है तो इसका मेमोरी टेक्निक है डॉल। यहाँ से 4 चीजें, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो हमारे पास जब हम लायबिलिटीज की बात करते हैं तो 4 चीजें आ जाती हैं,
डॉल डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, शॉर्ट लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लेट्स स्टार्ट विद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के साथ अगर हम शुरुआत करें तो बोरोइंग्स का मतलब आपने बोरो करा है पैसा, हो सकता है बैंक लोन हो सकता है पब्लिक से लिया हो तो उसको डिवेंचर बोल देते हैं, डिवेंचर भी यहां पे आ जाएगा, हो सकता है बॉन्ड्स हो। तो इस तरीके का कोई भी नाम लिखा हुआ है, बैंक लोन लिखा हुआ है, बॉन्ड लिखा हुआ है, डिवेंचर लिखा हुआ है, ये सारी की सारी चीजें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाती हैं। करेक्ट। इनका पेमेंट पीरियड ऑब्वियस सी बात है ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा होगा, 12 महीने से ज्यादा होगा। इसके बाद हमारे पास आ रहा है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज ऐसा ही आपको एक है डेफर्ड टैक्स एसेट्स में भी मिलेगा। इसमें आपको ये चीज समझनी है कि हमारे पास अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम दो अलग अलग चीजें हो जाती हैं। जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो अकाउंटिंग में कुछ अलग प्रोविजंस हैं, बट जो हमें टैक्स पे करना होता है वो पे करना होता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम में डिफरेंस हो जाता है। उस डिफरेंस आने की वजह से कई बार जब कंपनीज अपना टैक्स पे करती हैं तो कुछ टैक्स उनका पे करना रह जाता है, क्योंकि आपने जो टैक्स पे करा वो अकाउंटिंग के अनुसार आपके अनुसार करा, बट होना चाहिए था टैक्सेबल इनकम के अकॉर्डिंगली। तो कई बार आपकी कुछ लाइबिलिटीज पे होनी रह जाती हैं जो आप इन फ्यूचर पे आउट करते हो। तो अगर वो लाइबिलिटी आ रही है ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम, कि आपने पे कर दिया कम, होना चाहिए था ज्यादा, तो अब जो टैक्स की लाइबिलिटी खड़ी हो गई उसको हम डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बोलते हैं। सिमिलरली अगर आपने टैक्स ज्यादा पे कर दिया, होना चाहिए था कम, तो वहां पे डेफर्ड टैक्स एसेट खड़ा हो जाता है। तो कभी भी अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम के बीच में डिफरेंस आएगा, वहां अगर टैक्स कम पे हुआ, ज्यादा पे करना था, तो जो आएगा वर्ड उसको बोलोगे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। ज्यादा पे कर दिया, कम पे करना था, तो डेफर्ड टैक्स एसेट। इस पे भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो ये भी आपको बस हेडिंग पता होना चाहिए, क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो गया, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हो गया, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सावधान इंडिया लिख लेना। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का क्या मतलब होता है कि हमारे पास और कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं जो ना तो बोरोइंग्स है ना डेफर्ड टैक्स है, और कौन सी लाइबिलिटीज हैं जो लॉन्ग टर्म में पे करनी है। इसमें हम लोग मेनली प्रीमियम, याद रखना हम प्रीमियम की बात करते हैं, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। जब भी आप डिबेंचर्स को पे करोगे, डिबेंचर मतलब जो पब्लिक से लोन लिया हुआ है, जब भी आप उसका पेमेंट करोगे तो कई बार वो ज्यादा पे करते हैं हम लोग। ज्यादा पे मतलब जितना लिया है उससे एक्स्ट्रा पे करते हैं, उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। सपोज मैं 100 रुपए का लोन ले रहा हूं और मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको 120 पे करूंगा, तो 20 एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं ना, उसको हम प्रीमियम बोलते हैं। तो वो जो प्रीमियम है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर में, उस प्रीमियम की पेमेंट को हम लोग अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में शो करते हैं। सिमिलरली प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स बायबैक कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो और एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, तो उस पे आने वाला प्रीमियम भी आपका अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आ जाता है। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस वो प्रोविजंस हैं जो कंपनी बनाएगी अपने लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस के लिए, जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर पीएफ, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर अर्नड लीव। इस तरीके के प्रोविजंस हैं जो कई सालों के बाद पे करने होते हैं, 5 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद वो पैसा देना है, उसका प्रोविजन बना रहे हैं, तो वो सारे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आ जाते हैं। जो हर साल प्रोविजन बनाने हैं, एवरी ईयर प्रोविजन बनाने हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इस तरीके के प्रोविजंस वो सब शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आते हैं, वो आपके करंट लायबिलिटी में आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 हेड हैं। डॉल में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। करंट लायबिलिटीज में हमारे पास होता है टॉस। टॉस में सबसे पहले ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल वो हैं जो हमारे क्रेडिटर्स, जिन्हें हमने उधार में माल खरीदा है, उनका पैसा देना है। बिल्स पेबल। तो ट्रेड पेबल में 2 चीजें आती हैं हमारे पास, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बोरो करा है, कहां से बोरो करा है, वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, या आपने कोई और शॉर्ट टर्म का कोई लोन लिया है, तो वो सब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आ जाता है।
तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 1 साल से कम वाली आपकी बोरोइंग्स, उसके बाद ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स एंड बिल पेबल। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस मैंने आपको बताई दी है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कौन से हैं? जो शॉर्ट टर्म के लिए प्रोविजन बना रहे हो, आपने बहुत सारे प्रोविजंस पढ़े हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सब शॉर्ट टर्म है। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है कि अदर करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आ जाता है। तो अदर करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले आपकी जो मैच्योर्ड डिबेंचर्स हैं। मैच्योर्ड डिबेंचर्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, सपोज मैंने 10 साल के लिए लोन लिया, तो 9 साल तक वो मेरा लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में रिफ्लेक्ट करेगा, 9 ईयर्स तक। बट जिस ईयर में वो पे होना है, लास्ट ईयर में, अब उसमें 1 साल से कम टाइम पीरियड बच गया ना, तो वो जो हमारी मैच्योरिटीज ऑफ करंट ईयर है वो हम हमेशा अदर करंट लायबिलिटीज में शो करते हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा कि अगर करंट ईयर की मैच्योरिटीज हैं, लाइक कोई लोन 15 साल का था, 14 साल निकल चुके हैं, लास्ट ईयर में हम आ गए हैं, तो लास्ट ईयर में वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? वो यहाँ पे अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाया जाएगा। इसके बाद आप ले सकते हो कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड एंड नॉट ड्यू, वो सारी चीजें भी हमारे पास यहाँ पे अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाती हैं। तो ये हमारा लायबिलिटी का पूरा पोर्शन होता है जो आपको पता होना चाहिए। शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी कर लो एंड देन विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स एसेट। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स एसेट साइड्स। एसेट साइड्स में अगर हम चलें तो एसेट में भी आपका पूरा इसी तरीके से 2 हेड्स में डिवाइडेड है। एक तरफ हमारे आ जाते हैं नॉन करंट एसेट्स और एक आ जाते हैं करंट एसेट्स। अगर हम बात करें नॉन करंट एसेट्स की, तो वो सभी एसेट्स, वो सभी प्रॉपर्टीज़ जिनका आपको बेनिफिट 12 महीने से ज़्यादा में मिलने वाला है। आपकी लैंड, आपका फर्नीचर, आपका मशीन, आपका प्लांट, आपका बिल्डिंग, हर चीज़ जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगी वो सब आपके नॉन करंट एसेट्स हैं। और वो सभी एसेट्स जो आपको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट्स देंगे, आपका कैश, आपका बैंक बैलेंस, आपका डेटर, बिल्स रिसीवेबल, ये हर तरीके का एसेट जो शॉर्ट टर्म में बेनिफिट देगा वो आपके करंट एसेट्स में जाएंगे। तो एसेट्स में 2 मेजर हेड्स हैं, नॉन करंट और करंट। नाउ फर्स्ट टॉक अबाउट नॉन करंट। नॉन करंट में आपके पास जो सबसे पहले एसेट आएगा वो फिक्स एसेट आएगा। फिक्स एसेट वो एसेट है जो यूजुअली जल्दी से मूव नहीं करता है, आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप उसको फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, अपनी आईज से देख सकते हो, बट वो इस तरीके का एसेट है जो बहुत ज़्यादा मूव नहीं करेगा। जैसे आपका लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, इस तरीके की चीज़ें, ये सब आपकी फिक्स्ड एसेट्स में आ जाता है। और फिक्स्ड में भी दीज आर टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल कौन सी होती हैं? जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, आप उनको बेनिफिट्स ले सकते हो, ये सब टेंजिबल है। कुछ आपके एसेट्स ऐसे होते हैं जो इनटेंजिबल होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनटेंजिबल इज मच मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों के बेसिक्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि आपको लैंड, बिल्डिंग पता है कहाँ पे आता है। इनटेंजिबल में कई बार नंबर कटते हैं, क्योंकि इनटेंजिबल में आपको गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क के अलावा कुछ पता ही नहीं होता। तो इनटेंजिबल में हमारे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट तो है ही, उसके साथ साथ कुछ और भी होते हैं, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं, हमारी ऐप है। हमारी ऐप हमारे लिए एक इनटेंजिबल एसेट है। क्यों इनटेंजिबल एसेट है? क्योंकि उसकी मदद से हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे को बेनिफिट अराइज हो रहा है, बट हम उसको टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। तो वो एक इनटेंजिबल एसेट है। सिमिलरली मास्टहेड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मास्टहेड्स क्या होता है? जो टाइटल्स होते हैं। जैसे आपके एरिया में कोई बहुत पॉपुलर न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो एग्जाम्पल के तौर पे, तो टाइम्स ऑफ इंडिया उनका एक मेजर हेडिंग है, वो हेडिंग से बिकता है, उनके लिए वो एक इंटेंजिबल एसेट है। सिमिलरली इसी तरीके से आपके टाइटल्स, रेसिपीज, फॉर्मूलाज, वो सब आपके इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, तो ये याद रहे। अब गुडविल आपको पता ही है, किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन, किसी भी बिजनेस की प्रोबेबिलिटी की ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू ओल्ड प्लेस। आपका कोई ओल्ड कस्टमर है और आपकी दुकान पे दोबारा आ रहा है, दोबारा तभी आएगा अगर आपकी गुडविल होगी। जिसकी गुडविल नहीं है उसकी दुकान पे कस्टमर दोबारा जाता ही नहीं है। पेटेंट की अगर हम बात करें तो पेटेंट किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का हो सकता है, पेटेंट कोई भी नए फॉर्मूला का हो सकता है। ट्रेडमार्क यूजुअली सिंबल्स की हम बात करते हैं तो उसमें ट्रेडमार्क, वर्डमार्क होता है। कॉपीराइट्स आपके रिटन मटेरियल्स के होते हैं, जैसे आपने बुक्स कॉपीराइट करा ली या आपने कोई नया आर्टिकल लिखा वो कॉपीराइट करा लिया, तो ये बेसिकली चारों में डिफरेंस होता है। इसके बाद अगर आपका कोई एसेट है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है,
अभी आपका एसेट बन रहा है, अभी वो रेडी नहीं है, तो आप उसको टेंजिबल एसेट में तो नहीं लिखोगे, भले ही टेंजिबल है बट अभी रेडी तो नहीं है ना, अभी आपको वो इतना बेनिफिट नहीं दे रहा, तो उसके लिए अलग हेड है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो जब वो बन के तैयार हो जाएगा तो वो टेंजिबल एसेट्स में चला जाएगा। जब तक वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बैलेंस शीट में तो शो होगा, पैसा लग रहा है उस पर, तो कुछ ना कुछ तो बन रहा होगा ना, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हो, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट होगा ही होगा, तो पैसा जा रहा है तो भाई कहाँ जा रहा है, अब एसेट तो बन के तैयार नहीं हुआ, जब तैयार हो जाएगा तो टेंजिबल में आएगा, जब तक नहीं हुआ तब तक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। सिमिलरली अगर कोई इंटेंजिबल एसेट अभी बन रहा है, रेडी नहीं हुआ, उसमें टाइम लग रहा है, रेडी हो रहा है धीरे धीरे, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। जब हो जाएगा तो इंटेंजिबल एसेट्स में चला जाएगा। तो अगर कोई टेंजिबल एसेट अभी प्रोग्रेस में है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अभी प्रोग्रेस में है तो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। उसके बाद आपके पास आते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट करा है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने इन्वेस्ट करा तो वो आपके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स में आ जाता है। अब याद रखना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स दो प्रकार की होती हैं, एक होती है हमारे पास ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक होती है अदर इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है जो आपने अपने बिजनेस के बेनिफिट के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करी है। एक बिजनेस ओनर ने कोई दूसरा बिजनेस खरीद लिया, इन्वेस्टमेंट करा, बट अपने खुद के बेनिफिट के लिए करा, तो वो सब ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स में आ जाता है। अगर आपने नॉर्मली वैसे ही कोई इक्विटी में, डिवेंचर्स में, किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो अदर इन्वेस्टमेंट्स में आ जाता है। उसके बाद डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। This is also a difference, this arises due to the difference between taxable income and accounting income। दोनों में डिफरेंस होता है तो ये अराइज होता है। दोनों में डिफरेंस है और आपको लग रहा है कि यार ज़्यादा टैक्स पे कर दिया, बेनिफिट हमें मिलेगा इससे, तो वो डेफर्ड टैक्स एसेट में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब है कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिए हुए हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपने पैसा बोरो करा हुआ था, यहाँ पे लोन दिया हुआ है आपने, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स में आप लोग ये मान सकते हो कि कोई ऐसा बीआर है, कोई ऐसा बिल रिसीवेबल है जिसका मैच्योरिटी आफ्टर 12 मंथ्स हो रहा है, बीआर मैच्योरिटी आफ्टर 12 मंथ्स, ऐसा कोई बीआर है, ऐसा कोई अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंस है जो अभी आपने अपनी बुक्स में रिफ्लेक्ट नहीं करा है, वो सारी चीजें आपके पास नॉन करंट, अदर नॉन करंट एसेट्स में आ जाती हैं। इसको याद कैसे करना है? देखो, फिक्स एसेट तो आपको याद रहेगा, फिर आप लोग याद कर लो निडलो, एनडीएलओ, इस तरीके से कुछ सिस्टम बना के याद कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास शेयर होल्डर्स फंड्स आ गया। शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, देन यू हैव नॉन करंट लायबिलिटी जिसमें डॉल, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, फिर आपके पास करंट लाइबिलिटी आ गया जिसमें टॉस, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। उसके बाद एसेट्स आ गया। एसेट्स में आप लोग नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहले फिक्स एसेट्स जिसमें टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, फिर डीएलओ, एनडीएलओ, डी डेफर्ड टैक्स एसेट्स, उसके बाद एल से आपका लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और ओ से आपका अदर नॉन करंट एसेट्स। फिर हमारे पास करंट एसेट्स आ जाते हैं। करंट एसेट्स को याद करने का मेमोरी टेक्निक है टिस्को, TISCCO। टिस्को में क्या क्या आ जाता है आपके पास? सबसे पहले टी की अगर मैं बात करूं तो ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में आपके मेनली बीआर, बिल रिसीवेबल, जो आपके 3 महीने के अंदर अंदर जिनसे पैसा लेना है, प्लस आपके डेटर्स। डेटर कौन है? जिनको उधार में आपने माल बेचा हुआ है, वो आपके डेटर्स हैं जिनसे पैसा रिसीव करना है। तो हमारे पास यहाँ पे बीआर एंड डेटर्स इसमें आ जाते हैं। देन वी हैव इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्री वाला पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सावधान इंडिया। इन्वेंट्री में आपकी 6 चीजें आ जाती हैं। इन्वेंट्री में आपका रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, उसके बाद आपका लूज टूल्स, याद रखना लूज टूल्स, देन वी हैव स्टोर्स एंड देन वी हैव स्पेयर्स। तो 6 चीजें हमारे पास आ जाती हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, उसके बाद लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। तो ये सब आपका इन्वेंट्री में आ जाता है। तो टिस्को में ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, उसके बाद एस से आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगर आपने कोई लोन शॉर्ट टर्म के लिए दिया है तो वो आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आता है। लॉन्ग टर्म के लिए दिया है तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म के लिए दिया है तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस।
उसके बाद सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश और कैश के जैसी चीजें जैसे कैश, जैसे बैंक बैलेंस, सिमिलरली कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी है, वो सब इसके अंदर आ जाती हैं। तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट हो जाता है हमारे पास। उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट्स, तो आप जानते ही हो करंट इन्वेस्टमेंट्स यानी कि वो इन्वेस्टमेंट्स जिसका मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 12 मंथ्स है, शॉर्ट टर्म के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, तो वो करंट इन्वेस्टमेंट्स में आ जाता है। और लास्ट बचता है हमारे पास अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में क्या होता है, कोई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, नहीं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस तो आपकी लाइबिलिटी में चली जाएगी। अदर करंट में आएगा प्रीपेड, आपने कोई एडवांस में पैसा पे करा है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए आपके। और इनकम में मैं बोल सकता हूं अनअर्न्ड। अनअर्न्ड इनकम का मतलब आपने कमा ली लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई, वो भी आपकी ये सारी के सारी अदर करंट एसेट्स में चला जाता है। तो अदर करंट एसेट्स में आपके पास ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करने लगेगी। तो आई होप आपको एसेट्स में जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से पूरी बैलेंस शीट हो जाती है। मैंने आपको पूरी बैलेंस शीट के ट्रिक्स भी बता दिए, पूरी बैलेंस शीट के एग्जांपल्स भी बता दिए। अभी हम लोग इसको क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट वाला पार्ट खत्म हो चुका है। इसके बाद विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट एंड देन हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर हम आराम से रेशियोज और कैश फ्लो कर पाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। पूरा बैलेंस शीट हमने कर लिया। सिर्फ आपको बैठ के जो भी बुक आप फॉलो करते हो, आपके पास डीके गोयल है, आपके पास टीएस गरेवाल है, आपके पास कोई और किताब है, आप आराम से उसको खोलो, चैप्टर 1 एक बार रीडिंग लगाओ, गो थ्रू करो और सारी चीजें उसमें से आपको समझ में आ जाएंगी। तो मिलता हूं आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और कवर करेंगे और चीजें खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।